हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी ऑडिटर मेंस के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन जो थे कंपलसरी थे। इसमें क्वेश्चन की टोटल संख्या 4 थी, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन को माइक्रो सेक्शन से लिया था और 2 क्वेश्चन जो था हमारा वो इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन से था। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन की बारीकी को समझते हैं, क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हैं। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स की कॉपी आई है हमारे पास, सारी कॉपी का हम मूल्यांकन करेंगे। और ऐसे में सबकी कॉपी को मैं पहले चेक कर देता हूँ। अभी मेरा केवल पर्पस होता है कि आपकी कमियां को दिखाना, इसलिए मैं सारे कॉपी को मैं फास्टली मैं चेक कर दूंगा। लेकिन काफ़ी अफसोस होता है कि पेड ग्रुप में स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा संख्या है। लगभग अभी जो है संख्या 66 के लगभग में हो गई है और 66 में मात्र अभी मुझे लगता है 8 या 9 कॉपी ही मेरे पास आई है। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और मैं अभी अनाउंसमेंट भी करूँगा, है ना, इसके रिगार्डिंग में। चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के संयोग का परिणाम है स्पष्ट करें। यानी प्राइस इफेक्ट जो है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का कैसे एडिशन होता है, कैसे कैसे जोग होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था। और सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, प्रकट अधिमान सिद्धांत के आधार पे बाजार से उपभोक्ता के आचरण को समझाइए, ये अन्य सिद्धांत से कैसे श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन का ये वाला इंग्लिश टर्म जो है ये गलत टाइपिंग हो गया है। जो हमारे टाइपिंग करते हैं उनसे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक होने के पीछे कारण ये हो सकता है कि मैं टोटल 60 क्वेश्चन मैं बना करके दे दिया हूँ कंप्लीट रूप में, तो वो हिंदी किसी और क्वेश्चन का पिक कर लिए हैं और इंग्लिश टाइपिंग में वो किसी और क्वेश्चन का इंग्लिश टाइपिंग कर दिए, तो उनसे भी मिस्टेक में गलती हो गई है। ठीक है। प्रकट अधिमान सिद्धांत को हम लोग रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कहते हैं, जिसे सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के आधार पे कंज्यूमर का मार्केट में कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट को निकाला जाता है, ठीक है, उस चीज़ को फाइंड आउट करना था। या आप कह सकते हैं कि इसमें कंज्यूमर का मार्केट में बिहेव कैसा होता है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, उस चीज़ को फाइंड आउट करना था रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के आधार पे। और इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करना था कि ये अन्य थ्योरीज जो कि मार्शल के द्वारा दी गई है, हिग्स के द्वारा दी गई है, ये अन्य थ्योरीज के रिस्पेक्ट में कैसे बेटर है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना था। तो ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस किया है ये भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो ये दोनों बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और थर्ड नंबर भी जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की विशेषता, इसकी फीचर्स को बताना था और इसकी कमियां को बताना था। नेक्स्ट था भारत की वर्तमान व्यापार नीति की समीक्षा करना था, ट्रेड पॉलिसी का हमें रिव्यू करना था। ठीक है। तो यही 4 क्वेश्चन थे। ठीक है। और चारों क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चारों क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ करके मुझे लगता है कि तीनों क्वेश्चन जो है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है। और चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और बहुत कम स्टूडेंट्स की कॉपी आई है और लोग टेस्ट देने से बचते हैं। हालांकि मैंने पेड ग्रुप में सारे मैंने नोट्स को मैं दे दिया हूँ, सारा वीडियो भी अपलोड है, फिर भी लोग टेस्ट देने से डरते हैं। और अभी जो है मैं फास्टली मैं केवल आपकी कमी को दिखाता चलूँगा, क्योंकि मैं पहले कॉपी चेक कर लिया हूँ। और ये रंजीत की कॉपी है और ये भी काफ़ी कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं और काफ़ी अच्छी कॉपी होती है इनकी। ठीक है। कीमत प्रभाव, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव का संयोग है, इसे हिग्स तथा स्लस्की महोदय ने अलग अलग विधि से समझाया है। ठीक है। और इसके बाद जो है इन्होंने फर्स्ट में क्या किया है, कीमत प्रभाव को समझा दिया है जो क्वेश्चन का डिमांड था।
और उसके बाद जो है कीमत प्रभाव की ग्राफ को इन्होंने ड्रॉ किया है। एक्स एक्सिस पे वस्तु एक्स है, वाई एक्सिस पर वस्तु वाई है, IC1 IC2 IC3 ये इंडिफरेंस कर्व है, और PCC जो इंडिकेट करता है वो प्राइस कंजम्पशन कर्व है। ठीक है, तो ये ग्राफ ठीक है। फिर इन्होंने जो है सेकंड में आय प्रभाव को एक्सप्लेन किया है, और इसका ग्राफ इनका ये है, ये इनकम कंजम्पशन कर्व है, ICC है। फिर इन्होंने प्रतिस्थापन प्रभाव को एक्सप्लेन किया है, और प्रतिस्थापन प्रभाव को इन्होंने हिक्स की विधि से एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद जो है हिक्स की विधि को एक्सप्लेन करते हुए इनका ये ग्राफ सही है। ठीक है, फर्स्ट बार इन्होंने ग्राफ बनाया है, लेकिन सही बनाया है। यहाँ पर एक ही इंडिफरेंस कर्व को पर हमें टच करवाना है। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करवा दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिए हैं, हो सकता है कि उनको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर क्या था, मैं जो आप लोगों को नोट्स दिया हूँ, यहाँ पे RS जो है ना, RS जो इनकी लाइन है यहाँ पे RS, ये फर्स्ट कीमत लाइन है जिसे हम बजट लाइन भी कहते हैं। जब वस्तु का कीमत बढ़ा तो ये RS लाइन कन्वर्ट होकर के RS1 में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे RS1 पे इंडिफरेंस कर्व IC2 है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन खींचा गया है उसको हम PCC कहते हैं, प्राइस कंजम्पशन कर्व, और इस पॉइंट को मिलाने पर ICC कर्व बनता है, यानी इनकम कंजम्पशन कर्व बनता है। यहाँ पर क्या करना है, जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिए उनके लिए मैं समझा दे रहा हूँ कि ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इस लाइन के समानांतर में एक रेखा खींचना है। ठीक है, और ये रेखा इस तरीके से खींचना है कि पहले वाली जो इंडिफरेंस कर्व है, जो IC1 इंडिफरेंस कर्व है, वो इस लाइन को भी टच कर जाए, ये PQ लाइन को भी टच कर जाए। ठीक है, यानी इसमें दो इंडिफरेंस कर्व बनाना था, फर्स्ट ये और सेकंड ये, और 3 बजट लाइन को खींचना था। एक RS को खींचना था, एक RS1 को खींचना था जो कि यहाँ पर था, और एक क्षतिपूर्ति होने के बाद, जैसे कि प्राइस अगर किसी कंज्यूमर का अगर प्राइस अगर किसी वस्तु का अगर घटता है तो कंज्यूमर के पास सेविंग बढ़ जाती है, लेकिन अगर उस सेविंग को हम कंज्यूमर के पैकेट से निकाल लेते हैं तो कंज्यूमर फिर इसी पॉइंट पर आ जाता है, लेकिन पहले की तुलना में वो ज़्यादा वस्तु खरीदता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिए हैं उसको मैं एक बार समझा दिया हूँ। आप जा कर के PDF को बार बार पढ़िए और वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, आराम करने से ज़िंदगी नहीं चलती है। ठीक है, बाकी इनकी सारी कॉपी सही है। और फिर जो है इन्होंने जो है स्लस्की के अकॉर्डिंग समझाया है। देखिए स्लस्की में तीन इंडिफरेंस कर्व बनते हैं। एक IC1 बनता है, ठीक है, एक जो है IC1 देखिए बना दिए हैं, यहाँ से यहाँ तक इनका IC1 है, एक IC3 बनता है, और एक उसके बाद IC2 बनता है। यहाँ पर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जो है समानांतर है। ठीक है, ये समानांतर है। और जो नई जो इंडिफरेंस कर्व होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिक्स महोदय में जो ये समानांतर वाली जो लाइन आ रही थी ना, वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर ही टच कर रहा था। ध्यान में रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए। हिक्स और स्लस्की में केवल डिफरेंस इतना था कि हिक्स में जो हम लोग जो डॉटेड लाइन बनाते थे, क्षतिपूर्ति कवर करने के पश्चात, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंडिफरेंस कर्व बनता है स्लस्की वाले में, लेकिन हिक्स वाले में केवल एक बनता है। यहाँ पर समानांतर लाइन दोनों को टच करेगा, IC1 को भी टच कर रहा है, IC2 को भी टच कर रहा है, लेकिन हिक्स वाले में केवल एक इंडिफरेंस कर्व होता था। ठीक है, तो जो टेस्ट नहीं दिए हैं मैं फिर से उनको समझा दे रहा हूँ, और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है,
और बाकी सब कुछ ठीक है आपका। रंजीत जी, आपकी सारी कॉपी अच्छी है। हरित क्रांति को भी इन्होंने सही तरीके से लिखा है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से काम नहीं चलेगा। हरित क्रांति का प्रभाव जो है सब कुछ ठीक लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ को सही बनाइए। ग्राफ इस तरीके से नहीं बनता है। मैं देखिए कैसे छोटे से फॉर्म में मैं आप लोगों को ग्राफ में बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा से ग्राफ ड्रॉ कीजिए। पेन पे कलम कॉपी पे करेंगे तो और अच्छा से थोड़ा सा ड्रॉ कीजिए। बाकी सब कुछ आपका इधर सही है और इधर सही है। प्रमुख विशेषता क्या थी हरित क्रांति का, इधर सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। और इसके पश्चात जो है हरित क्रांति से कृषि पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। कृषि पर तो इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है, लेकिन और भी सेक्टर पे हरित क्रांति का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, सबको एक्सप्लेन करना है, ना कि केवल कृषि पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा उस चीज़ को दिखाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हरित क्रांति का जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 60 के दशक में, तो क्या उसका केवल एग्रीकल्चर पे ही प्रभाव पड़ा या सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। सब फील्ड पे इफ़ेक्ट पड़ा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सब जगह। अब कहेंगे कि पॉलिटिकल फील्ड पे कैसे पड़ा, हमारी देश की शासन व्यवस्था पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ा, तो कैसे नहीं इफ़ेक्ट पड़ा। जब हमारे देश में फूड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ हरित क्रांति की वजह से, तो हमारा जो देश है वो खाद्यान्नों का ट्रांसपोर्ट करने लगा, ठीक है। वो दूसरे देश जो है एक्सपोर्ट करने लगा, निर्यात करने लगा। और निर्यात करने से हमारे देश में क्या आया, विदेशी पूंजी आया। तो यानी हमारी जो देश की जो फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, हमारे देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई ना। और जब हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा तो हमारी जो सरकार की जो पॉलिसीज़ है, ठीक है, जो हमारी सरकार की जो इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी है उसमें भी डिफरेंट आएगा। लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, लोगों की कल्चरल एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें को लिखना है और बाकी तो निगेटिविटी है ही। और हरित क्रांति को सफलता के लिए और सारे क्या सुझाव देने की ज़रूरत है, और सब कुछ ठीक है इधर। लेकिन लास्ट में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन सेकंड पर आप डिस्कस कर देंगे कि अभी जो है हरित क्रांति 2 की बात की जा रही है। और हरित क्रांति 1 में जो जो हम लोगों ने कमियां को दिखाया है, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल सीड्स वगैरह का जो हम लोग यूज करते थे उसका हमारे लैंड के फर्टिलाइज़र पे, लैंड के उर्वरकता पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, उस चीज़ को हम लोग देखते हुए अब हम लोग जैविक खेती की तरफ, नेचुरल फार्मिंग की तरफ, है ना, ज़्यादा हम शिफ्टिंग होने पर ध्यान दे रहे हैं या हमारी सरकार ध्यान दे रही है। तो इस तरीके से सब कुछ लिखना है और इधर सब कुछ ठीक है। मार्शल सैमुअल्सन साहब को भी इन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और बाकी सब कुछ सही है इधर, ठीक है। और तो ओवरऑल जो है रंजीत जी की जो कॉपी है काफ़ी बेहतर कॉपी है। इसको बेटर आप कह सकते हैं, बेस्ट कह सकते हैं, बेटर नहीं, ये बेस्ट कॉपी है, ठीक है, बेस्ट कॉपी है। और ये गौतम कुमार की कॉपी है और इनकी भी कॉपी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इनकी भी कॉपी में कोई कमी नहीं है, इनका भी ग्राफ बहुत क्लियर होता है, ठीक है। कीमत प्रभाव को आपने दिखा दिया, फिर इन्होंने आय प्रभाव को दिखाया है, फिर इसके पश्चात जो है इन्होंने किस चीज़ को दिखाया है यहाँ पर, अच्छा ओके। और एक चीज़ है इन्होंने फिर स्लस्की के, ये तो हिग्स के अकॉर्डिंग है और स्लस्की के अकॉर्डिंग इन्होंने लास्ट में दिखाया होगा। हाँ, यहाँ पर इन्होंने स्लस्की के, तो इनका दोनों ग्राफ बहुत सही इन्होंने ग्राफ बनाया है। अगर इस तरीके से भी ग्राफ बनाएंगे एग्जामिनेशन में तो नंबर नहीं कटेगा, ठीक है।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ग्राफ को ड्रॉ किया है, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा। और फिर उसके पश्चात जो है इनका सेकंड कॉपी है, गौतम की ही कॉपी है, प्रकट अधिमान सिद्धांत, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इधर सब कुछ सही है आपका। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है इस चीज़ को ड्रॉ किया है, ये हमारा बजट लाइन है। और कंज्यूमर जो है कौन कौन सी चीज़ों को परचेज नहीं कर सकता है, एच को नहीं ले सकता है, जी को नहीं ले सकता है, लेकिन बजट लाइन के ऊपर जितनी भी वस्तुओं का संजोग है इन सारी चीज़ों को वो परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर कंज्यूमर अगर इसको प्रेफरेंस दे दिया, फर्स्ट चॉइस कर लिया, तो सेकंड चॉइस में इसको रख सकता है, इसको रख सकता है। लेकिन अगर फिर से अगर पूछा जाए कंज्यूमर का, तो फिर जो है इसको फर्स्ट चॉइस नहीं मान सकता है। ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को तो मैं नोट्स में एक्सप्लेन किया हूँ, बाकी आप लोगों का भी सब सही है, इधर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा कि जब भी रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी पूछे, ठीक है, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी पूछे, तो उसमें एक ग्राफ को मैं और ड्रॉ किया था और मैं बताया था कि रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जो है लॉ ऑफ डिमांड को या डिमांड कर्व को कैसे ड्रॉ करेंगे। उसमें मैं दो फिगर आप लोगों को बताया था, तो आप ज़्यादा नहीं, दो फिगर को बना करके छोटा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो और बेहतर होगा। नोट्स में देखिएगा, उसमें दो ग्राफ और हैं। ठीक है। तो दोनों ग्राफ को ड्रॉ करने में 2-2 3-3 मिनट लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है। तो उस चीज़ को ड्रॉ कर लीजिएगा, थोड़ा सा ग्राफ और अच्छा से बनाइए, इंडिया का ग्राफ को और अच्छे से बनाइए। बाकी हरित क्रांति वाला क्वेश्चन जो है आपका सही है। और हरित क्रांति का क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो कृषि प्रणाली पे लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ था, गरीबी का उन्मूलन हुआ था, बफर स्टॉक हुआ था, सरप्लस उत्पादन का निर्यात हुआ था, और भी आप बहुत सारे कुछ लिख सकते हैं। लोगों का जीवन स्तर में सुधार हुआ था, लोगों का सामाजिक सांस्कृतिक जो उन्नति थी, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। ठीक है। सरकार की राजकोषीय नीति में परिवर्तन हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुआ। बहुत तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। बाकी इधर सब कुछ सही है आपका, और काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं ये। और पर्यावरणीय समस्या को देख लीजिए। ठीक है। विभिन्न फसल प्रजातियों का लोप, सिंचाई साधनों का पर्यावरण, कीटनाशक और प्रादेशिक असंतुलन, प्रादेशिक असमानता में असंतुलन हुआ। एक चीज़ और भी आप ऐड कर सकते हैं, लोगों की आय असमानता में भी वृद्धि हुई। और जो हमारे अमीर जो कृषक थे, अमीर कृषक, वो और ज़्यादा अमीर हो गए, और जो गरीब कृषक थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति में जो न्यू टेक्नोलॉजी थी उसको एडॉप्ट नहीं कर पाए गरीब कृषक। ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है इधर। ठीक है। और व्यापार नीति को भी ठीक लिखा है आपने, 1991 की पूर्व की निर्यात नीति ओके। ठीक है। और उसके पश्चात विदेश व्यापार नीति 2015 से 30 सितंबर 2022 तक इसके टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया था। बाकी सब कुछ सही है इधर। ठीक है। बहुत अच्छा। ये जो है गौतम कुमार की भी कॉपी बहुत ज़्यादा, ये बेस्ट कॉपी है, बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा। रामानुज पांडे जी की ये कॉपी है, ये भी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। और इनका कीमत प्रभाव आय प्रभाव वाला क्वेश्चन का आंसर सही है, मैं पहले चेक कर लिया हूँ। और इनका ये क्वेश्चन में कमी है, सैमुअल्सन वाले क्वेश्चन को इन्होंने जो है बहुत शॉर्ट में लेकर के निकल गए हैं। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पर इन्होंने गलती किया है। और एक चीज़ यहाँ पे है, इन्होंने प्रतिस्थापन प्रभाव को दिखाया है, हिग्स विधि को दिखाया है। और ओके, थोड़ा सा और अच्छा से ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। देखिए, जो मैंने फर्स्ट कॉपी को चेक किया और सेकंड कॉपी को चेक किया, सेकंड वाले कॉपी का ग्राफ और अच्छा था ये वाले ग्राफ से। हालांकि इनका भी ग्राफ जो है टेक्निकली देखिएगा तो सही है, लेकिन थोड़ा सा फ्रेशनेस कम है ग्राफ में, लेकिन टेक्निकली इनका ग्राफ जो है सही है।
और एक चीज़ इन्होंने और थोड़ा सा कमी किया है, रामानुज पांडे जी, आपकी कॉपी में एक चीज़ कमी है। जैसे कि फर्स्ट वाले कॉपी में और सेकंड वाले कॉपी में आप खुद देखे होंगे कि सारे लोग जो हैं दोनों विधि को एक्सप्लेन किए हैं, हिक्स वाले को भी एक्सप्लेन किए हैं और स्लस्की महोदय को भी एक्सप्लेन किए हैं। और जब आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिएगा तो हिक्स और स्लस्की दोनों साथ साथ पूछा गया है, तो आपको भी स्लस्की वाला लिखना चाहिए था, आपने केवल हिक्स को लिख करके छोड़ दिया है। ठीक है, और बाकी फर्स्ट और सेकंड वाले कॉपी में तो आप भी देखे होंगे कि दोनों स्टूडेंट जो हैं दोनों ग्राफ को ड्रॉ किए हैं, आप केवल सिंगल ग्राफ को ड्रॉ किए हैं। तो आपकी कॉपी में स्लस्की को ऐड कर लीजिएगा, स्लस्की के ग्राफ को, बाकी सब कुछ सही है। चलिए, प्रकट अधिमान सिद्धांत में भी आपने थोड़ी सी डंडी मारा है। देखिए, प्रकट अधिमान सिद्धांत का जो क्वेश्चन था ना, ठीक है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के क्वेश्चन में के आधार पे बाजार से उपभोक्ता के आचरण को समझाना था। तो आप, ठीक है, दोनों ग्राफ को आपने ड्रॉ किया है, लेकिन इसके साथ एक और मैं ग्राफ आप लोगों को बताया था इसके पहले, जिसमें याद कीजिए, आप लोग रिकॉल कीजिए कि इस तरीके से मैं एक ग्राफ को ड्रॉ किया था, जो कि फर्स्ट और सेकंड वाले कॉपी में भी आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ए है, यहाँ पे बी है, सी है, यहाँ पे एच है, जी है, तो कंज्यूमर इसको परचेज नहीं कर सकता है, बाकी इन सारे पॉइंट पर वस्तुओं को परचेज कर सकता है। ये हमारा क्या है, पीएल क्या है, बजट लाइन है, और इसके नीचे जितने भी पॉइंट होंगे सारे को कंज्यूमर परचेज कर सकता है। तो इस ग्राफ को तो आपने ड्रॉ ही नहीं किया है, आप सीधे जो है सेमुल्सन के मांग को ही एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, हालांकि ये सही है, लेकिन आप खुद देखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड वाले कॉपी में जो स्टूडेंट हैं गौतम और रंजीत जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो है तीनों ग्राफ को ड्रॉ किया है, तो आपको भी ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हरित क्रांति वाला क्वेश्चन का आंसर ठीक है आपका, फूड सिक्योरिटी है, इधर सब कुछ सही है, और हरित क्रांति की कमी में ये सारा कमी है। ठीक है, और इसमें और भी कमियां को ऐड कर सकते हैं, हरित क्रांति की कमियां में और भी कमी आ सकता है। इसका निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा, क्षेत्रीय असमानता में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। कुछ क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गए, पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र, जबकि कुछ क्षेत्रों में हरित क्रांति का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे उड़ीसा वगैरह को आप ले सकते हैं, उड़ीसा है, झारखंड है। ठीक है, बिहार में भी हरित क्रांति का इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा था, थोड़ा बहुत पड़ा था। और उसके बाद जो है और सारे जो एरिया हैं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हालांकि उसमें तो छत्तीसगढ़ हमारा एमपी में ही था और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना था, तो इन सारे एरिया में, तमिलनाडु कर्नाटक वाला एरिया, संपूर्ण एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो आप इस तरीके से लिख सकते थे। और दूसरा क्या लिखेंगे, यहाँ पर आय की असमानता में वृद्धि हुई, आय की असमानता में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अमीर जो कृषक थे, जमींदार वर्ग टाइप का, तो जमींदार जो कृषक थे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई, और जो सीमांत जो कृषक थे, जो मार्जिनल फार्मिंग थे, जो गरीब किसान थे, उनके आय में कमी हुई। तो ये सब हरित क्रांति का सब निगेटिव इफेक्ट था, तो इसको आप लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ इधर सही है। ठीक है, भारत में वर्तमान व्यापार नीति, इधर सब कुछ सही है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, आपका भी कॉपी बहुत अच्छा है और आप अच्छे स्टूडेंट हैं। जो मैंने फर्स्ट जो ये बताया है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, और उसको केवल सुधार कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ सही है। ये विकास कुमार स्टूडेंट है और काफ़ी कंटिन्यू टेस्ट दे रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इनका भी सब कुछ ठीक है, इनकी राइटिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। कीमत प्रभाव को आपने एक्सप्लेन किया, इसमें ग्राफ को आप ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी आय प्रभाव पर भी ग्राफ को ड्रॉ करना है। इसमें टोटल जो है इसमें टोटल आपका 4 ग्राफ बनता। ठीक है, 4 ग्राफ बनना था। प्रतिस्थापन प्रभाव का भी एक सिंगल ग्राफ बना देते हैं आप, और उसके बाद जो है
नहीं, 5 इसमें ग्राफ बनता और सारे स्टूडेंट भी इसमें सभी लोग ग्राफ ड्रॉ किए हैं। और ये हिग्स के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ है, ठीक है, आपका ये ग्राफ सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए लाइन ऐसे नहीं, थोड़ा सा इस टाइप से ड्रॉ होना चाहिए, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पेज को घुमा लिया कीजिए, ठीक है, तब जा करके देखिए इस टाइप से ड्रॉ किया कीजिए लाइन को, इन डिफरेंस कर्व इस टाइप से। थोड़ा सा हाथ वगैरह हिल रहा है ना यहाँ पर, इससे पता चलता है कि स्टूडेंट की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। ये पीसीसी कर्व है, प्राइस कंजम्पशन कर्व है, ये आईसीसी कर्व है। तो आईसीसी कर्व को भी ऐसे नहीं ड्रॉ करना, इसको सीधा मिलाइए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आपका ग्राफ सही है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ में और सुधार कीजिए, बाकी सही है। और एक चीज़ और भी आपकी कॉपी में कमी है, मेरा तो पर्पस केवल कमी को दिखाना ही होता है कॉपी का टेस्ट में। चलिए, ये वाला ग्राफ सही है, आपने 3 को दिखाया है, IC1 को भी आपने दिखाया, IC2 को भी दिखाया है आपने, यहाँ पर है IC3 को दिखाया, ICC को दिखाया, PCC को दिखाया। और ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन के क्या है, समानांतर है। तो इस चीज़ को भी आपने मेंटेन रखा है, इसका मतलब कि आप समझ रहे थे। देखिए आपका डॉट 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 इसके समानांतर है, इसका मतलब ये ग्राफ सही है, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है आपका, ठीक है। और बहुत मेहनत कर रहे हैं विकास कुमार, और पहले की तुलना में आप में सुधार हुआ है। आपका दोनों ग्राफ सही है, ठीक है, आपका दोनों ग्राफ सही है। और थोड़ा सा उसको और फ्रेश बनाइएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहूँगा विकास कुमार को, कि अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है, तो आप इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ कीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन दोनों ग्राफ को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है। आप सोच सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स कॉपी नहीं जमा किए हैं उन लोगों की क्या स्थिति हो रही है। मुझे एक बार सबसे मुझे बात करना है, अपने पेड ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स से बात करना है कि आखिर वो लोग टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और ये विकास कुमार की सेकंड कॉपी है, प्रकट अधिमान सिद्धांत। इधर सब कुछ ठीक है आपका, काफ़ी इनमें सुधार हुआ। पहले विकास कुमार की कॉपी उतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग हमेशा नाम लिखा कीजिए। इसमें क्या कमी है, एक विकास कुमार जी आपकी कॉपी में कमी है, ये वाला तो आपका ग्राफ सही है, ठीक है, ये ग्राफ आपका सही है, लेकिन इसके साथ एक और 2 ग्राफ और बना देना है। 2-2 मिनट लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में बनाने में, और थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिख दीजिएगा। मैं आप लोगों को बताया था कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से आप मांग कैसे निकाल सकते हैं, मांग का नियम या मांग वक्र आप कैसे निकाल सकते हैं। उसमें मैं 2 ग्राफ को मैं ड्रॉ किया था, वो दोनों ग्राफ को आप ड्रॉ कर दीजिएगा। जो फर्स्ट स्टूडेंट हैं और सेकंड वाले जो स्टूडेंट हैं, शायद उनके कॉपी में दोनों ग्राफ है, तो आपको भी ग्राफ को ड्रॉ करना चाहिए। और जो रामानुज पांडे जी की कॉपी में भी दोनों ग्राफ है, तो उनके कॉपी में ये वाला ग्राफ नहीं है रामानुज पांडे जी की कॉपी में, लेकिन उनका जो है 2 ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया, तो आपको भी 2 ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड का रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के आधार पे मांग का नियम कैसे निकाला जाता है, ये नोट्स में चेक कर लीजिएगा। मैं जो नोट्स दिया हूँ उसमें है, उस दोनों ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिएगा, बाकी सही है। इसी तरह मेहनत करते रहिए। और उसके बाद आपकी थर्ड कॉपी हरित क्रांति वाला तो क्वेश्चन सही है, इसमें कोई छेड़छाड़ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हरित क्रांति का आपने क्या लिख दिया है, और समझा जा सकता है चुनौतियों को जन्म दिया, ठीक है। इधर तो आपने चुनौती को लिखा, और इधर क्या लिखा, बिंदुओं के तहत समझा जा सकता, हरित क्रांति की विशेषता को लिख दिया, ठीक है। विशेषता लिख दिए, चुनौती लिख दिए, सही है, ठीक है। और इसमें आप क्या लिख सकते थे हरित क्रांति में, और आप क्या लिख सकते थे, हरित क्रांति को क्या आपने एक्सप्लेन किया है, विशेषता है, चलिए ठीक है। चलिए इतना भी लिखिएगा तो काम चलिएगा। और थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अगर
चार्ट वगैरह अगर बना सकते हैं तो खुद से भी बनाए कीजिए, जैसे और लोग कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब कुछ सही है। और आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, विकास कुमार ने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है, जिसका मैं आंसर पेड ग्रुप में मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। शायद उस टॉपिक का नाम है व्यापार नीति, ट्रेड पॉलिसी। आप जा कर के उस पीडीएफ में चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा 2015 से 20 की व्यापार नीति। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वाले शायद पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वाला पीडीएफ में, चाहे व्यापार नीति वाले पीडीएफ को आप चेक कीजिएगा। पीडीएफ दिया हुआ है, आप छोड़ दिए हैं। तो विकास कुमार जो है मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, चारों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं। ये सुजय कुमार हैं, और आप जो है 2 टेस्ट लगातार नहीं दिए हैं, जबकि आप में बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। आपने 1 2 3 टेस्ट दिया है, 4 5 को गायब किया है, और 6 टेस्ट पे आप आ गए हैं। ये सब अच्छी बात नहीं है सुजय कुमार। चलिए, ये ग्राफ सही है, आय प्रभाव का ग्राफ, इनकम इफेक्ट का ग्राफ को भी आपने सही ड्रॉ किया है, ठीक है। प्रतिस्थापन प्रभाव को ठीक है हिक्स विधि के द्वारा। चलिए, बहुत मेहनत किए हैं, ग्राफ सही है, ग्राफ जो है बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही ग्राफ है, ठीक है। और फिर इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर उसके बाद स्लस्की के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफ को और अच्छा से सुधार लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बार बार लाइन ऐसे ऐसे हो रहा है, ये आपका पीसीसी कर्व है, ठीक है। ये पीसीसी कर्व कैसे हो गया, यहाँ से जब आप मिलाएं इस चीज़ को तो ये आईसीसी इनकम कंजम्पशन कर्व हो गया, और यहाँ से अगर मिलाएं तो ये हो गया पीसीसी कर्व, और ये वाला जो है IC3 कर्व है। थोड़ा सा ये वाला ग्राफ को और सुंदर बना लीजिएगा। और ये वाला लाइन जैसे है ना, 1 सेकेंड, जैसे यहाँ पर जो लाइन है IC1 जो है, ठीक है, तो ये वाला ऐसे क्यों छोटा सा आ रहा है, IC1 को सीधे ऐसे खींचिए ना, तब IC1 हो जाएगा लगभग। लेकिन फिगर जो है लगभग 85% ये फिगर सही है, 85% फिगर सही है, थोड़ा सा गलत हुआ है। सब सुझाव, सुजय जी की कॉपी है प्रकट अधिमान सिद्धांत, इधर सब कुछ सही है। प्रकट अधिमान सिद्धांत में फर्स्ट वाला ये है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पर आपकी कॉपी में यही चीज़ एक कमी हो गया। आप रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाले नोट्स में मेरा जाइएगा, और मैं बताया हूँ कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के आधार पे मांग का नियम कैसे निकाला जाता है। उसमें मैं 2 ग्राफ को ड्रॉ किया हूँ, वो दोनों ग्राफ को यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी रहेगा, ये वाला भी ग्राफ रहेगा, और 2 ग्राफ और बनेगा। लेकिन अगर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो केवल आप सिंगल ग्राफ बना करके निकल जाइएगा, ठीक है। और समझ में नहीं आए तो वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स को बार बार पढ़िए। बाकी बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है सुजय कुमार, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अच्छे स्टूडेंट हैं और मेहनत कर रहे हैं। इंडिया के मैप को थोड़ा सा सुधार लीजिए, इंडिया का मैप अच्छा नहीं लग रहा देखने में। देखिए ग्राफ को, या तो देखिए इंडिया वगैरह का मैप ऐसा है कि इंसान को सुंदर ही बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस इंडिया का मैप अगर कोई इंसान अगर बहुत गलत ड्रॉ करता है तो गुस्सा लगता है, क्योंकि वहाँ से हमारा जो है सबका जो है थोड़ा ना थोड़ा जो है राष्ट्र भावना जुड़ा होता है। और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेंगे और देखेंगे कि लड़का इतना गलत इंडिया का मैप बनाया है, तो शायद गुस्सा में 1 2 नंबर काट भी ले। तो उनको गुस्सा मत दिलाइए, एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, इंडिया का मैप्स के प्रति सबको प्रेम होता है, तो उस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए अच्छे से सीख लीजिए। कोई भी वास्ट चीज़ नहीं होता है। अगर मुझे ड्रॉ करना होता है, अभी तो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ, तो शायद जो है मैं उतना अच्छा से अभी मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं कॉपी में बहुत सही मैं कर लेता हूँ, ठीक है।
इस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से लेकर के यहाँ से बस हो गया। अब इसको जो है, यही अगर मैं कॉपी पे करता तो सही और अच्छे तरीके से आता। तो प्रैक्टिस कीजिए। व्यापार नीति तो इधर सबका सही है। 2015 से 20 की व्यापार नीति का उद्देश्य और लक्ष्य क्या था, इसके टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। नई व्यापार नीति में संशोधन हेतु सुझाव, ठीक है, क्या क्या सुझाव देना की ज़रूरत है। 2021-22 में 2020-21 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। आप मेहनत कीजिए सुजय कुमार जी, आप बहुत अच्छे मेहनती स्टूडेंट हैं, और इम्प्रूवमेंट और करना है, ठीक है। जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कम से कम वो लोगों की तो स्थिति काफ़ी ख़राब है ना, आप लोगों से तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आप लोग बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। इतने भी लोग एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाते हैं। और ये विकास कुमार की कॉपी है, और ये विकास कुमार की कॉपी है। अच्छा लगता है विकास कुमार की, तो मैं कॉपी पहले भी मैं चेक कर दिया, ये लगता है इनकी कॉपी 2 बार आ गई है। इनकी कॉपी लगता है 2 बार आ गई है। मैं तो ये कॉपी चेक कर दिया हूँ। ओह सॉरी, और ये विकास कुमार की कॉपी 2 बार आ गया है, 2 बार इनका पीडीएफ बन गया है। बाकी इनकी कॉपी पहले मैं चेक कर दिया हूँ। ये निपेंद्र कुमार हैं, और ये काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं। और फर्स्ट जो इनकी कॉपी मैं देखा था, तो इनका कॉपी बिल्कुल अच्छा नहीं होता था, बिल्कुल अच्छा नहीं होता था, ठीक है। और अब इनमें जो है बहुत समझदारी आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदारी आ रहा है। देखने से अभी लगेगा कि कॉपी बहुत सिंपल है। देखिए कितना ग्राफ को इन्होंने सही बनाया है, बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिएगा। ये भी ग्राफ सही है। वस्तु y की कीमत जब स्थिर है, अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये ओके, आय प्रभाव, ये आय प्रभाव में इस तरीके से, प्रतिस्थापन प्रभाव में नहीं, प्रतिस्थापन प्रभाव का ये वाला फिगर जो है गलत हो गया है। यहाँ पर एक और इंडिफरेंस कर्व बनेगा, फिर यहाँ से प्राइस कंजम्पशन कर्व होगा, फिर ऐसे से कीजिएगा, ये पीसीसीसी आएगा, फिर ये आईसीसी आएगा, इनकम कंजम्पशन कर्व। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा और सही तरीके से बनाइएगा। और अच्छा, ये कौन सा, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, आपने प्रतिस्थापन प्रभाव को समझाया है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक ठीक। मैं सोचा कि आपने हिग्स के ग्राफ को कैसे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे पीसीसी हो गया, आईसीसी हो गया, इंडिफरेंस ग्राफ सही है, बिल्कुल सही है ग्राफ। इसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में ड्रॉ कर देना है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो और सुंदर ग्राफ बनेगा, ठीक है। वाह, वेरी गुड। तो ये कहा जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो स्टूडेंट है निपेंद्र कुमार, ठीक है, इनका ये खुद अपने आप को मूल्यांकन करेंगे कि इनका फर्स्ट टेस्ट जो मैं ले रहा था, ये वाला टेस्ट जो 1 से शुरू हुआ नहीं, उसके पहले वाले टेस्ट में जब इनकी कॉपी आती थी तो इनका ग्राफ बहुत ख़राब बनता था। मतलब उस ग्राफ में आप 10 नंबर के ग्राफ में आप 1 नंबर भी नहीं दे सकते थे, और आज इनकी ग्राफ जो है बिल्कुल इतना सटीक है, इस ग्राफ को टेक्निकली कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह मेहनत कीजिए, ठीक है। प्रकट अधिमान सिद्धांत को, ठीक है, बहुत अच्छा। ये है सब टेस्ट की कमाल, ठीक है, कितना सुधार हो रहा है, वाह, बहुत अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा निपेंद्र को, कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना, तो उस चीज़ को बार बार पढ़ना चाहिए, और उसके वीडियो को जा कर के देखिए, क्योंकि वीडियो में जो है मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ों में, शब्दों में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। तो वीडियो को बार बार देखिए, मेरे पीडीएफ को बार बार पढ़िए, पीडीएफ और वीडियो को बार बार, और लिखने का प्रैक्टिस भी बार बार कीजिए।
एक बार तो आपने टेस्ट दे दिया, रूम पर भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को बार बार इसके ग्राफ को ड्रॉ कीजिए, आप 100% बहुत बेहतर कर जाएंगे। ठीक है, बहुत मुझे खुशी मिला आज की कॉपी को खासकर देख करके, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। इधर सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा इस फिगर को और अच्छे से बनाना है, इस फिगर को थोड़ा सा और अच्छे से बना लीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। इधर व्यापार नीति वाला जो क्वेश्चन था उसको, ये प्रवीण कुमार की कॉपी है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है लेकिन मैंने राइटिंग से मैं पहचान लिया हूँ, और ये भी ठीक है, ये भी स्टूडेंट ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने शैमुलसन को समझाया है, ये फिगर सही है, थोड़ा बड़ा कीजिए, इस इतना छोटा फिगर नहीं बनाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा पेज को कवर भी तो करना है ना, पेज को एग्जामिनर को लगे कि स्टूडेंट काफ़ी मटेरियल लिखा है, लेकिन आपको कम मटेरियल लिखना है लेकिन पेज भरा हुआ जैसा लगना चाहिए। तो ये वाला फिगर सही है लेकिन थोड़ा बड़ा कीजिए इस फिगर को। ठीक है, और ये दोनों फिगर को भी बड़ा कीजिए, बाकी आप बहुत सही फिगर बनाए हैं। और एक चीज़ और कहूँगा प्रवीण कुमार को, चलिए आलोचना को भी इन्होंने कर दिया है, बहुत अच्छा, निष्कर्ष को भी लिख दिया। प्रवीण कुमार को यही कहूँगा कि आपका सब कुछ सही है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, फिगर को क्या कर देना है, सब फिगर को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देना है। इससे होगा क्या कि एग्जामिनर आपके फिगर पर ज़्यादा ध्यान दे पाएगा और आपका जगह भी घेरेगा। मतलब 36 पेज लिखना होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो कोई भी अगर इंसान अगर ईमानदारी से लिखे तो 36 पेज नहीं लिख सकता है, उसको थोड़ा पेज भरना भी होता है। तो इसलिए फिगर को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, और जो मैं लैंग्वेज लिख करके देता हूँ उस लैंग्वेज को थोड़ा वहाँ कम लिखना है। ठीक है, और जो भी चीज़ें अभी आप लोग बहुत अच्छे मेहनत कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें, ठीक है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसको पीडीएफ और वीडियो को बार बार देख करके और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। बाकी आप शुरू से अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, प्रवीण कुमार की कॉपी शुरू से ही अच्छा ही रहा है। ये थोड़ा सा इंडिया के मैप को बनाइए सही, थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा एग्जामिनर को देख करके कि ये क्या मजाक है इतना छोटा, थोड़ा सा बड़ा बनाइए, इतना स्पेस में बनाइए, इतना स्पेस में बनाइए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बाकी इधर सब कुछ सही है। प्रवीण कुमार की कॉपी हमेशा सही रहता है, ठीक है, लेबोरियस स्टूडेंट है, लेकिन ये फिगर को थोड़ा सुधारिए। इस फिगर में अगर मुझे 10 नंबर में देना होगा तो इस फिगर में मैं 50% नंबर दे दूंगा, 50% से ज़्यादा इस फिगर में मैं नंबर नहीं दूंगा। तो आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करना है वो फिगर को। सभी लोग तो फिगर अच्छा बनाए हैं, लगभग सभी स्टूडेंट की फिगर अच्छा है। ये वाला फिगर बहुत हद तक आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा बनाइए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और ये व्यापार नीति वाला जो क्वेश्चन था इधर सब कुछ सही है। अच्छा, ये व्यापार नीति में आपने ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स कैसे लिख दिया, भारत की वर्तमान व्यापार नीति की समीक्षा करें। अच्छा ठीक है, आप डब्ल्यू को तो व्याख्या इस तरीके से नहीं करना था, मैं बता रहा हूँ, इसमें ये भी व्यापार नीति का ही पार्ट है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। आप जो है, जो मैं पीडीएफ दिया हूँ, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ठीक है, नई आर्थिक नीति वाला पीडीएफ को चेक कर लीजिएगा, और नहीं तो शायद मैं एक टॉपिक आप लोगों को दिया हूँ व्यापार नीति, शायद मैं नई आर्थिक नीति में ही व्यापार नीति में पढ़ाया था, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये वाला WTO वाला नहीं लिखना है, ठीक है, WTO का नहीं लिखना है। और सारे स्टूडेंट खोज लिए हैं कि कहाँ पर इसका आंसर है, फिर आप क्यों नहीं खोज पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्रवीण कुमार, आपको करना है कि आप जा कर के नई आर्थिक नीति वाला पीडीएफ को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी सही। ये स्टूडेंट मुझे समझ में नहीं आता है, ये किन की कॉपी है, ये इनकी कॉपी में कभी नाम नहीं लिखा होता है,
नाम लिखिए आप लोग, ताकि मुझे भी लगे कि क्या सुधार है, कौन स्टूडेंट है जिनमें सुधार इस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा पीडीएफ को आप सही तरीके से बनाइए। अच्छा, ये चीज़ मुझे बताइए कि मैं बताया हूँ कि ये सुपीरियर जोन है और ये रिजेक्टेड जोन है, ऐसा तो मैं नहीं बताया हूँ। ये मैं बताया हूँ कि इधर जो भी पॉइंट होगा, एच होगा, इधर जी होगा, उपभोक्ता नहीं खरीद पाएगा उसको, क्योंकि उसका उपभोक्ता का जो बजट लाइन है वो यही बजट लाइन है। उसके उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि इस वस्तु को खरीद सके। इस वस्तु को तो खरीद ही सकता है, ठीक है। अब इस वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन इसको रिजेक्टेड तो मत कहिए, इसको सुपीरियर तो मत कीजिए। मेरे नोट्स का हेल्प लीजिएगा और इस ग्राफ को आप सही कीजिएगा। यहाँ पर रिजेक्टेड वगैरह मत लिखिए, यहाँ पे सुपीरियर मत लिखिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को खरीद सकता है उपभोक्ता, बशर्ते नहीं खरीदे वो अलग चीज़ है। रिजेक्टेड में तो इधर की भी वस्तु रिजेक्टेड हो गई, उपभोक्ता केवल इस वस्तु को खरीद रहा है, तभी तो इस तरीके से ग्राफ आपका ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो ये जिनका भी नोट्स से हेल्प लेकर के लिखे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है 100%। आप मेरे नोट्स को देख लीजिएगा, ठीक है। और इधर मांग वक्र निकाले हैं, ये वाला ग्राफ सही है। इसमें एक और ग्राफ आएगा, ओके। चलिए, ये दोनों ग्राफ आपका सही है। ऊपर वाले ग्राफ भी सही था आपका, ये वाला भी ग्राफ सही था, लेकिन ये जो सुपीरियर और इन्फेरियर जो लिख दिए है ना, ये सुपीरियर और रिजेक्टेड इस तरीके से नहीं होता है। इसका मतलब देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। उपभोक्ता इस वस्तु को अगर खरीदेगा तो इस वस्तु को भी इग्नोर करेगा, इस वस्तु को भी नहीं खरीदेगा, इस वस्तु, यानी उपभोक्ता रिजेक्टेड कर रहा है, लेकिन उपभोक्ता सारी वस्तु को खरीद सकता है। उपभोक्ता तो एक बार में एक ही वस्तु को प्राथमिकता देगा ना। अगर आपसे फर्स्ट चॉइस पूछा जाए तो आप मान लीजिए कि फर्स्ट चॉइस इसको लिए और आपकी इनकम इतनी है कि इन सारी वस्तु को खरीद सकते हैं, तो आप इस वस्तु को रिजेक्टेड मत लिखिए, आपकी प्राथमिकता ये है। लेकिन ये सब वस्तु रिजेक्टेड जोन ये हुआ, ये रिजेक्टेड जोन हुआ, ना कि ये रिजेक्टेड जोन हुआ। समझ रहे बात को? ये आपका रिजेक्टेड जोन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि आपकी इनकम इतना ही है, वस्तु इधर है, तो आप इधर की वस्तु को नहीं खरीद सकते हैं, इस प्राइस लाइन के अंदर की ही वस्तु को खरीद सकते हैं, ठीक है। लीजिएगा मेरे नोट्स को देख करके, और इधर सब कुछ सही है। और आप अपना नाम लिखा कीजिए अगले बार से। ये सीधे जो है हिक्स पे आ गए हैं, और इन्होंने जो है कीमत प्रभाव को समझा दिया है और आय प्रभाव को समझाया है, ओके। कीमत प्रभाव को कैसे समझाया भाई? ये कीमत प्रभाव, ये कीमत प्रभाव को इस तरीके से आप इसमें जो है, आप थोड़ा सा मेरे नोट्स को देखिएगा, ठीक है, कि कीमत प्रभाव का प्राइस इफेक्ट का ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ किया है, इनकम इफेक्ट का कैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। दूसरा ग्राफ को ड्रॉ मत कीजिए, ठीक है। प्राइस इफेक्ट वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैं जो पीडीएफ दिया हूँ। ये वाला तो आपका इनकम कंजम्पशन कर्व सही है, और ये प्रतिस्थापन प्रभाव का। चलिए, तो ये वाले कॉपी में आपका कमी क्या है कि इसमें जो है आपको क्या करना है, जैसे सारे स्टूडेंट्स की, ठीक है, आपको करना क्या है कि इसमें सुधार क्या करना है कि जैसे कि कीमत प्रभाव का ग्राफ जो मैं बनाया हूँ नोट्स में, आय प्रभाव का उसको बना दीजिएगा। हिक्स के अनुसार कैसे ग्राफ बनता है और स्लस्की के अनुसार ग्राफ कैसे बनता है, उन सारी चीज़ों को आपको ड्रॉ करना है मेरे नोट्स की सहायता से। और बाकी जो है आप कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, सुधार होगा। और राइटिंग को थोड़ा सा और अच्छा कीजिए, पेन को अच्छा कीजिए, कलम को अच्छा कीजिए। देखिए, श्याम बाबू राम में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है, लेकिन और ज़्यादा श्याम बाबू राम आपको सुधार करना है। आपका पीडीएफ अच्छा बना है, और
अब बताइए श्याम बाबूराम, ऐसा ग्राफ जो है किसी स्टूडेंट ने नहीं बनाया है, ठीक है। आपकी हाथ क्यों कप जाती है, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करना है, आपको बार बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बाकी आपकी सबसे बड़ी खासियत है श्याम बाबूराम की, ये कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं। मात्र 2 टेस्ट इन्होंने बीच में स्किप किया था या 1 टेस्ट, बाकी हमेशा टेस्ट दे रहे हैं। तो लिखते रहिए, ठीक है। मेरा पर्पस है केवल बताना। ये वाला, चलिए ये वाला ग्राफ तो कुछ हद तक सही है, ये वाला ग्राफ कुछ हद तक सही है, लेकिन ये वाला ग्राफ जो है ये तो उतना एक नहीं सही है, ठीक है। और भी श्याम बाबूराम देखिए कि और सारे स्टूडेंट्स जो लोग जो हैं कैसे ग्राफ को ड्रॉ किए हैं, आप उन लोगों से भी सीख करके प्रेरणा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि दोनों पॉइंट टच कर जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी आप हिम्मत मत हारिए, आप बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं श्याम बाबूराम, लेकिन कभी कभी होता है कि इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ने की वजह से बिल्कुल चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो वो श्याम बाबूराम के साथ हो रहा है। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कभी भी क्वेश्चन मिले तो इंडियन इकोनॉमी वाला, भारतीय अर्थव्यवस्था का और बिहार इकोनॉमी का क्वेश्चन को कम से कम आप अच्छा से लिखिएगा, ताकि उधर मार्क्स अच्छा मिल जाए। इधर सब कुछ सही है। हरित क्रांति को आपने लिखा है, हरित क्रांति में क्या क्या कमियां हैं, तो विभिन्न फसल प्रजातियों का लोप है, सिंचाई के साधनों का पर्यावरण पर प्रभाव है, उर्वरकों का पर्यावरण पर प्रभाव, कीटनाशक का निष्कर्ष है। लेकिन इसका उपलब्धि कहाँ आपने लिख दिया है, सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में 4 पॉइंट 5 पॉइंट सकारात्मक प्रभाव लिखा है आपने, ठीक है। और भी लिखा जा सकता है सकारात्मक प्रभाव को, और लिखिए कि देश की स्थिति में सुधार हुआ, देश के राजकोषीय भंडार में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। जो मैं नोट्स दिया हूँ उसे देख लीजिएगा। ये वर्तमान नीति की व्यापार नीति, आयात प्रतिबंध नीति, फिर उसके बाद आयात प्रतिस्थापन नीति, इसमें 2015 से 2020, ठीक है। 2021-22 में भारत की विदेश व्यापार नीति। इस चीज़ को थोड़ा सा और लंबा काहे नहीं लिखे आप, इस चीज़ को 1900 आयात प्रतिस्थापन, विदेश व्यापार नीति को जो आपने लिखा है उसको तो थोड़ा सा और लंबा करना चाहिए था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन के आंसर को और लंबा कीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, जैसे कि क्वेश्चन क्या था कि व्यापार नीति करना है ना। 1 सेकेंड, भारत की वर्तमान व्यापार नीति। तो अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो हम भूमिका लिखे हैं आप लोगों को नोट्स देने में, उस भूमिका को लिख देते हैं, और उसके बाद जो 2015 से 20 का जो व्यापार नीति के बारे में लिखा हुआ था उसको लिख देते। और इसके पहले थोड़ा सा और अगर आंसर को बड़ा करना था तो 1991 के बाद की जो व्यापार नीति में परिवर्तन हुआ था, ठीक है, उस चीज़ को लिख देते और इसको लिख देते। तो इसका तो आंसर आप खोज सही लिए हैं, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा और लंबा लिखना है। तो श्याम बाबूराम जो हैं मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। हरित क्रांति वाला आपने लिखा है तो उसको ठीक है, मिला जुला करके ये ठीक है। उसके बाद आपने व्यापार नीति को लिखा है। आप सोच लीजिए कि टेस्ट दे रहे हैं तो ये स्थिति है, जब आप टेस्ट नहीं देते तो आपकी स्थिति और कितना ख़राब रहती। इसलिए श्याम बाबूराम आपको हमेशा टेस्ट देना है। व्यापार नीति, उसके बाद आपने एक टेस्ट किस चीज़ का दिया है, आयात सॉरी किसको दिया है, आय, कीमत और प्रभाव वाले क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है। और आपने जो है प्रकट अधिमान सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का आपने आंसर नहीं दिया है। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत का मैं नोट्स दिया हूँ, सारे स्टूडेंट्स लिखे हैं, आपको भी लिखना चाहिए था। आप जा करके प्रकट अधिमान सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का नोट्स को देखिएगा और वहाँ से लिखिएगा। एक चीज़ मैं केवल और भी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि करत करत अभ्यासते जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान, ठीक है।
आपको बार बार हमेशा ऐसे ही प्रयास करना है श्याम बाबूराम, आपकी रिजल्ट हो जाएगी। आपको कंटिन्यू टेस्ट देना है। जो मैं नोट्स दिया हूँ उस नोट्स को आप बारीकी से बार बार पढ़िए, ठीक है, बारीकी से बार बार पढ़िए और वीडियो को बार बार देखिए कि मैं कैसे समझा रहा हूँ। और जैसे जैसे टेस्ट हो रहा है बीच में कोई भी टेस्ट स्लिप नहीं कीजिए। जब भी रिवाइज कीजिए तो उसी सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो पहला जो टेस्ट लिए हैं उसको रिवाइज कीजिए, फिर दूसरा टेस्ट को रिवाइज कीजिए, फिर तीसरा टेस्ट को रिवाइज कीजिए। आपका रिवीजन का क्रम भी उसी तरीके से होना चाहिए, निश्चय ही रिजल्ट आपका भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।